नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा जो ग्रुप है उसके भी मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और तीनों ही जगह पे जो चैनल का नाम है वो एनएस एजुकेशन के नाम से ही है, हमारा पेज भी एनएस एजुकेशन के नाम से ही है, हमारा मेंबर भी एनएस एजुकेशन के नाम से ही है। तो आप वहां पे जाके पेज को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं ये आपके सारे वीडियोस इसमें मैं कवर करूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, और साइंस में सारा होगा आपका, बायोलॉजी भी होगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगा। और इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में हम इंजीनियरिंग के वीडियोस भी सारी ब्रांचेस के वीडियोस जिसमें होंगे हम कवर करेंगे, जो आपके गेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश में जैसे अभी आगे पटवारी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो पटवारी के एग्जाम के लिए भी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभकारी होंगे। इसके अलावा और भी जो बहुत सारे जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में आपको ये वीडियो बहुत काम करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अब बात करते हैं भारत की जनगणना के बारे में, सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। तो भारत की जो जनगणना है, तो सबसे पहले हम कुछ छोटे से कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत की जनगणना है इसका विषय संघ सूची में आता है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का जो कार्य है वो संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। संघ सरकार मतलब केंद्रीय सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये जनगणना करवाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में जो विश्व का भूभाग का 2.4% है, मतलब पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% इंडिया है। और इसको अगर हम देखें तो 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और यहां विश्व जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। इसके अलावा भारत में जो जनगणना का कार्य है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और गृह मंत्रालय के जो अधीन रजिस्ट्रार जनरल, महापंजीयक जिसको हिंदी में बोलते हैं, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनके निर्देशानुसार होता है। भारत 2050 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखते हैं जनगणना का इतिहास कि जनगणना कब से शुरू हुई, कौन से देश से शुरू हुई। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो 1749 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। और ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। तो आधुनिक विश्व में जो सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जो जनगणना हुई थी वो हुई थी स्वीडन में। इसके बाद अगर हम बात करें 1790 में दशकीय जनगणना शुरू हुई थी अमेरिका में। इसके अलावा इंग्लैंड में जनगणना आई है 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू की गई। अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बार जो आंशिक जनगणना हुई है वो लॉर्ड मेयो के काल में, गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में हुई है 1872 में। इसके बाद फिर पहली बार नियमित रूप से प्राधिकृत रूप से जो जनगणना हुई है वो हुई है लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की अगर हम जनगणना के जो सबसे पहले जो आयुक्त थे वो थे हेनरी प्लाउडेन। इसके बाद हम आजाद भारत की अगर बात करते हैं तो आजाद भारत की जो पहली जनगणना है वो 1951 में कराई गई थी, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। और आजाद भारत की जो पहली जनगणना थी उसके जो आयुक्त थे वो थे आर ए गोपाला स्वामी। भारत में 1911 से लेकर 1920 का जो टाइम था, ये जो दशक था, 10 साल का ये जो ड्यूरेशन था, इसमें जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो न्यूनतम थी -0.31%। माइनस यहां पे इंडिकेट कर रहा है कि जो जनसंख्या बढ़नी चाहिए वो बढ़ी नहीं थी, वो जनसंख्या कम हुई थी। इसलिए यह वर्ष महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, या महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर। ऐसी 1951 में जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं या माइक्रो डिवाइड ईयर के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका जनगणना का इतिहास। अब हम जनगणना के संबंध में
बात करते हैं कि जो दूसरे जो कंट्रीज हैं, दूसरे जो देश हैं, उनके कंपैरिजन में भारत का क्या स्टेटस है। तो अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि है वो ब्राजील, जो एक समय में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 5वां देश है, उसकी तुलना में कुछ कम हुई है भारत की जनसंख्या। और अगर हम देखें कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 3 प्रमुख देश हैं जिससे हम भारत का कंपैरिजन कर सकते हैं, और इन तीनों देशों की जो जनसंख्या है वो विश्व जनसंख्या का 40% है। और वो जो देश हैं वो हैं चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 3 देश जिनमें टोटल 40% विश्व की जनसंख्या का परसेंटेज है। इसके अलावा भारत की जो जनसंख्या है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की अगर जनसंख्या को मिला दिया जाए तो बनती है भारत की जनसंख्या। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, और यहां की जो जनसंख्या है उसका ये फिगर है 121 करोड़ जनसंख्या यहां पे है, जो 17.45% वर्ल्ड पॉपुलेशन का कवर करती है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है। चाइना 18.8% पे है, जो पहले नंबर पे है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या 2011 में। 2011 में जो जनसंख्या हुई भारत की, उसका जो आयोजन था वो विश्व में सबसे बड़ी जनगणना थी, जो 2011 की जनगणना थी। और इसके अलावा एक जो पॉइंट है 2001 की, अगर हम जनगणना की बात करें तो 2001 की जनगणना में भारत की यह पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। मतलब फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड सेंसस, फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड जो जनगणना की गई थी वो 2001 में की गई थी। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम वर्ष 2011 की बात करें तो 2011 में कुल 29 सवाल शामिल थे। और अगर हम 2011 की बात करें, जैसा कि यहां पे फोटो में देख पा रहे हैं, डॉक्टर सी चंद्रमौली ये जनगणना के आयुक्त थे 2011 की जो जनगणना हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2011 में जो जनगणना कराई गई है वो भारत की 15वीं जनगणना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आजादी के बाद की तो ये 7वीं जनगणना। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखें जनगणना 2011 का जो प्रथम चरण था वो अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक चला, और द्वितीय चरण जो था वो 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक चला था। इसके साथ साथ अगर हम इसमें देखें कि सबसे पहले जो 2011 में जो जाति आधारित जनगणना की गई थी, जो 1931 के बाद की गई थी। 1931 तक जातिगत आधार पर जनगणना की जाती थी, लेकिन बीच में बंद हो गई थी। तो 1931 के बाद से जाति आधार पे जो जनगणना की स्वीकृति थी वो सितंबर 2010 में केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, और ये अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में संपन्न हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो वर्ष 2011 का जो शुभंकर था वो शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। और 2011 की ही जनगणना में देश में सबसे पहली बार एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करवाया गया था, जिसमें सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण रजिस्टर किए गए थे, दर्ज किए गए थे। इसको बोलते हैं NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और इस कार्य में जो 2011 की जो जनगणना थी इसमें 27 लाख कर्मचारियों को लगाया गया था, और इन कर्मचारियों ने देश के 640 जिलों के 7,938 शहरों और 6.41 लाख गांवों में जनगणना का कार्य किया था। और अगर हम यही देखें 2011 में 640 जिले थे, लेकिन 2001 में जो जिले थे वो थे 593 जिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगले जो 10 साल हैं उन 10 साल में 593 से 640 मतलब 47 जिले आपके भारत के इंक्रीज हो गए थे, बढ़ गए थे। इसके बाद जो रजिस्टर जो मैं आपको बताया था, रजिस्टर भी एक NPR रजिस्टर तैयार किया गया था। ये पॉइंट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा 15 वर्ष, इसी गणना में 2011 की जनगणना में 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक वाले जो नागरिक हैं उनके बायोमेट्रिक्स आंकड़े भी इकट्ठे किए गए थे। जैसे आपका फिंगरप्रिंट, ये बायोमेट्रिक्स का एक डेटा होता है। आजकल आधार कार्ड जो आया, आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक डेटा है वो लिया जाता है, फिंगरप्रिंट का लिया जाता है, हमारी आंख की रेटिना का भी लिया जाता है। तो सबसे पहले 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये डेटा लिया गया था।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो भारत की जनसंख्या आप देख सकते हैं 121 करोड़ के आसपास थी। भारत की जो जनसंख्या है अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या के बराबर। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। और 2001-2011 के जो दशक में भारत की जनसंख्या में जो प्रति वर्ष 1.64% की दर से वृद्धि दर्ज की गई थी, जो इससे पहले जो वृद्धि दर थी, इससे पहले की जो जनसंख्या में वृद्धि दर थी वो थी 1.97% 2001 की जनगणना में। और आप ये देख सकते हैं, ये अमाउंट दिया हुआ कि कितना जनगणना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी। ये वृद्धि हुई थी 17.64% की। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नागालैंड ही एक ऐसा राज्य था 2011 की जनगणना में जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी। वो जो कमी आई थी -0.6% की। सो नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या के आंकड़े हैं जो 2011 की जो जनसंख्या है उसके जो कुल जो डेटा है वो आप यहां पे देख सकते हैं। कुल जनसंख्या 121.5 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या भारत का प्रतिशत 17.5%। दशकीय जन्म वृद्धि दर है 18.14 करोड़। मतलब जो जन्म वृद्धि दर है 10 साल में वो इतनी रही है 17.7%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है भारत में वो है उत्तर प्रदेश में, करीब 20 करोड़ के आसपास। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है महाराष्ट्र का, देन फिर बिहार, देन पश्चिम बंगाल, देन आंध्र प्रदेश। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य देखें तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो है फिर जो आता है वो आता है मिजोरम का नंबर। मिजोरम के बाद फिर नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जो जनसंख्या थी 2011 में वो थी सिक्किम की। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो था ठाणे महाराष्ट्र का। और सबसे न्यूनतम अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो जिला है दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है। इसके बाद हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1000 स्क्वायर मीटर या 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस पे टोटल जो व्यक्ति रहने वाले हैं वो कितने हैं, तो 2011 के अकॉर्डिंग ये हैं 382, लेकिन 2001 के अकॉर्डिंग ये थे 325। मतलब अगर हम बात करें 1 वर्ग किलोमीटर, एक एरिया अगर हम छोटा सा ले लेते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया मतलब यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है और यहां से यहां तक ये 1 किलोमीटर है। तो इसमें टोटल जो रहने वाले लोग हैं वो 382 हैं जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। और इसमें भी अगर हम देखें कि सर्वाधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं वो हैं बिहार, जहां पे 1106 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। पश्चिम बंगाल 1028 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। फिर है केरल का नंबर, या उसके बाद फिर हम बात करेंगे तो आएगा नंबर हमारा उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के बाद आएगा हरियाणा का नंबर। और न्यूनतम घनत्व वाले अगर हम राज्य की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। इसके बाद फिर मिजोरम है, मिजोरम में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं। फिर सिक्किम है, फिर मणिपुर है और फिर नागालैंड है। और अगर सर्वाधिक घनत्व वाले हम जिले की बात करें तो वो है आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स। और न्यूनतम घनत्व वाला जो जिला है वो है दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है। इसके बाद हम बात करेंगे इस लिंगानुपात की, जिसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो। सो सेक्स रेशो में हम ये देखते हैं कि महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं भारत में, भारत के जिलों में और भारत के राज्यों में। तो 1000 पुरुषों पे भारत में 943 महिलाएं हैं, जो 2001 की जनगणना के हिसाब से थी 933। तो ये बढ़ गया है 10 पॉइंट इसमें, मतलब 10 महिलाएं बढ़ी हैं प्रति 1000 पुरुष पे। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर हम जिलों की बात करें तो वो है केरल, जहां पे सेक्स रेशो है 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश, देन मणिपुर, देन छत्तीसगढ़। और न्यूनतम अगर हम बात करें तो न्यूनतम में हरियाणा का है, काफी करंट अफेयर्स में भी आता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले इसका जो लिंगानुपात था वो भी कुछ टाइम पहले बढ़ा हुआ भी था, करंट अफेयर में ऐसा आया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट हरियाणा के बाद जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर, फिर हम देखेंगे तो सिक्किम, फिर पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आप ये
ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से राज्य में है और सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य में। तो एग्जाम में आपसे केवल यही पूछा जाएगा। इसके अलावा जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है माहे, जो है पौंडीचेरी में। 1176 यहां पे महिलाएं हैं प्रति 1000 प्लस पे पुरुष पे। तो आप देख सकते हैं 176 महिलाएं वहां पे ज्यादा है। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो दमन है, जो 533 महिलाएं ही हैं वहां पे 1000 पुरुषों पे। इसके बाद हम साक्षरता की बात करते हैं। तो साक्षरता में भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74%, और जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 82.1% और महिला साक्षरता दर है 65.5%। आप अभी भी देख सकते हैं कि महिलाएं काफी पीछे हैं पुरुषों से एजुकेशन के मामले में। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है, तो सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन सब चीजों के लिए बहुत वर्क कर रही है। इसके अलावा हम देखें सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उनमें है केरल, जहां पे साक्षरता है 93.9%, देन मिजोरम जहां पे है 91.6%, इसके बाद फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। आपको मेनली ये याद रखना है कि केरल जो है उसमें सबसे ज्यादा है, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं वो लक्षद्वीप है, केरल है, उसके बाद फिर मिजोरम है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य हैं तो यहां पे केरल सबसे आगे है 92%, फिर है मिजोरम। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो साक्षरता हो रही है वो यहां पे आप याद करने के हिसाब से ऐसे देख सकते हैं कि जो महिला साक्षरता है और जो सर्वाधिक साक्षरता है वो केरल का नंबर पहले आता है और फिर मिजोरम का आता है, उसमें भी केरल और मिजोरम आते हैं। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले अगर हम राज्य देखें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, और झारखंड के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। जो आंध्र प्रदेश अभी अलग हुआ है, लेकिन इससे पहले 2011 में अलग हुआ नहीं था, तेलंगाना भी उसमें था। तो ये दोनों का कंबाइंड डेटा है। और अगर हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो वो है सबसे कम बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम महिला साक्षरता दर राजस्थान में है, फिर बिहार है, फिर झारखंड है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है सरचिप, जो मिजोरम का जिला है, और न्यूनतम साक्षरता दर है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जनसंख्या का क्या स्टेटस है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है दिल्ली, जहां की जनसंख्या है 1.67 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य अगर है तो वो है लक्षद्वीप, 64.47 हजार लोग ही लक्षद्वीप पे रहते हैं। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे ज्यादा दिल्ली में है, फिर दिल्ली के बाद फिर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के बाद फिर आएगा आपका चंडीगढ़। और अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो वो आएगा आपका दिबांग घाटी, जहां पे 11,320 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर इतने लोग यहां पे रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य देखें तो वो होगा आपका अंडमान और निकोबार, जहां पे 46 ही है, मतलब 46 लोग रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप, जहां पर साक्षरता है 92.28%। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य है दादर एवं नगर हवेली, जहां पर 77.65% है आपका न्यूनतम साक्षरता दर। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है 1901 से 2011 तक कैसे वो चेंज हुआ है, कैसे वो वेरी हुआ है। 1901 में आप देखो 77 था, और सबसे कम ये 1901 में ही है कि मतलब डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 77 था 1901 में, और आज 2011 में 382 आ गया है। मतलब 382 लोग भारत में पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनमें कितनी एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ और परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां सबसे ज्यादा जो है वो 24.6 है, ये बड़ा है आपका 1971 में। खैर, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि 1901 में जो था वो 77 था, और 2011 में 382 है, और इससे पहले जो था वो था 325। तो ये आपके सिर्फ 3 पॉइंट है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके बता सकते हैं, आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, और स्पेशल कोई एग्जाम के लिए अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके या हमारी मेल आईडी पे हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक पे जो हमारा ग्रुप है आप उसके भी मेंबर बन सकते हैं। और हमारा
टेलीग्राम पे भी चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों जगह पे ही आपको कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं जो आपके इन टॉपिक्स से रिलेटेड रहेंगी, वहां पे मैं शेयर करता हूं, तो आप वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का यही सबसे रहेगा कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मेल के माध्यम से मिलते रहें। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से ही मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए आगे इसी प्रकार वीडियोस लेके आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।